देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। केदारनाथ उपचुनाव पर बैठक है आज। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। दावेदारों के नाम पर पैनल तय होगा और साथ ही सोमवार को घोषित हो सकता है उम्मीदवार। तो कमेटी की यह बैठक काफी अहम है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। दावेदारों के नाम का पैनल फाइनल किया जाएगा। तो केदारनाथ उपचुनाव पर आज बैठक है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी उपचुनाव पर आज बैठक है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। दावेदारों के नाम का पैनल तय होगा। सोमवार को उम्मीदवार घोषित हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश खनेड़ा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है इस खबर को लेकर? बताया जा रहा है कि नाम फाइनलाइज किया जाएगा, उसके बाद क्या आला कमान मोहर लगाएगा जो नाम तय किया जाएगा? तो निश्चित रूप से देखिए वसुंधरा, जिस तरह चुनाव की अगर बात करें तो अभी हाल में ही दिल्ली में एक जो उत्तराखंड प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में एक बैठक यहाँ पर की गई थी, जिसमें सभी जो उत्तराखंड के नेता हैं वो वहाँ पहुंचे हुए थे और एक नाम की चर्चा यहाँ पर की गई थी और कौन लोग होंगे, किसको यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये फैसला तो जो अंतिम मोहर है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से यहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी नाम को लेकर जो चर्चाएं हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही है। पैनल को लेकर के आज ही बैठक यहाँ पर की गई है। बैठक में जो कांग्रेस कोऑर्डिनेशन की जो बैठक हो रही है उसमें नाम को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। मनोज रावत की अगर बात करें, जो पूर्व में कांग्रेस के जो विधायक रह चुके हैं केदारनाथ में, तो उनका नाम सबसे अग्रिम रखा गया है। हालांकि अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या वाकई में कांग्रेस मनोज रावत के नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन जहां तक अगर बात करें तो कहीं न कहीं मनोज रावत के नाम को लेकर के चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। कांग्रेस की जो दिल्ली में बैठक हुई थी वहां पर के नाम पर चर्चा हुई थी। और आज की अगर बात करें तो आज जो अंतिम जो बैठक होने जा रही है उसके बाद पार्टी हाईकमान को नाम है वो भेज देंगे और उसके बाद उस पर अंतिम। ठीक है, यहाँ पर दावेदारों के नाम का पैनल तय होगा और उसके बाद अंतिम मोहर लगाई जाएगी, जैसे कि जानकारी आपने दी। लेकिन इस विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम समीकरण बन रहे हैं। क्या बयां करते हैं विस्तार से जानकारी हरीश कि क्या समीकरण है और साथ ही क्या कांग्रेस जब अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान, यहाँ पर सभी जो समीकरण है, चाहे उसमें जातीय समीकरण की बात हो, चाहे सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग की बात हो, तमाम चीजें ध्यान में रखनी होंगी कांग्रेस को। बसंत, अगर हम केदारनाथ की अगर बात करें, क्योंकि इसमें 2 बार की जो भाजपा की जो सरकार रही है, तो पहली अगर बात करें तो पहले में मनोज रावत जो कांग्रेस से विधायक चुने गए थे और हालांकि दूसरी बात में उनकी हार हुई थी और उसके बाद अब उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर के कहीं न कहीं जो सरकार की तरफ से कहें या बीजेपी की तरफ से कहें, लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पंडा जो है, क्योंकि अभी तक उनको शिफ्ट नहीं किया गया है और कई लोगों को जो मुआवजा है वो नहीं मिल पाया है और लोगों जो उस बात से भी नाराज है। जो कहीं न कहीं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि अब बात करें तो अब केदारनाथ उपचुनाव होना है। एक तरफ जहां भाजपा अपने प्रति के नाम को लेकर के यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। आशा नोटियाल की अगर बात करें, जो बीजेपी प्रदेश मोर्चा की जो महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है, नाम को लेकर के भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। शैला रानी रावत के निधन के बाद सीट खाली हुई थी और अब इस तरह उपचुनाव होने जा रहा है। तो चुनाव को लेकर के जो दोनों ही पार्टियां अब पूरी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कौन ऐसा चेहरा होगा जो जिताव होगा। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो प्रदेश कांग्रेस है, अब राजधानी दिल्ली के साथ भी संपर्क ज्यादा हो चुका है प्रदेश इकाई का अगर बात है, तो अब ऐसे में साख का सवाल कांग्रेस विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो बिल्कुल। देखिए, क्योंकि लगातार चीजें यहाँ पर हो रही हैं, अगर हम बात करें तो पहले भी यहाँ पर 2 उपचुनाव हुए हैं, बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर, जहाँ पर कांग्रेस ने दोनों ही सीट जीत हासिल की है दोनों सीट पर। अब कहीं न कहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर के नजर आ रही है कि अब केदारनाथ में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें उनकी जीत होगी। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय भाजपा की सरकार भी है और सरकार की पूरी कोशिश है, पूरी तरह से ताकत यहाँ पर लगाई जा रही है। तमाम जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है केदारनाथ उपचुनाव जीतने को लेकर के। साथ ही साथ संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी भाजपा ने
जिम्मेदारी दी गई है। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा, जिस तरह से कांग्रेस बहुत खुश नजर हो रही है, तो ऐसे में बहुत जी। यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत इस समय की जा रही है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस लगातार यहाँ पर फूक फूक के कदम रख रही है और एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही है जो यहाँ पर जिताव हो। हालांकि अभी तक की अगर बात करें जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिली, तो उसमें ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से को यहाँ पर नामित किया जा सकता है। और दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तो आशा नौटियाल को यहाँ पर चेहरा बनाया जा सकता है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं। तो इसी बीच लगातार जो चर्चा है वो उपचुनाव को लेकर हो रही है और साथ ही सरगर्मियां उपचुनाव को लेकर बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि उपचुनाव के लिए बीजेपी कल अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशी की जो तस्वीर है वो रविवार तक की। आपको बता दें कि पार्टी ने अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन का फैसला लिया है और नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। और साथ ही केदारनाथ उपचुनाव के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो बीजेपी प्रत्याशी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए और 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन का फैसला, क्योंकि 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी कल अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल पा रही है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग संगठन की ओर से निकाली गई और बवाल देखने को मिला और बवाल के बाद यह पूरा मामला अब गर्मा चुका है। अब रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 200 से अधिक लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी भी है। सभी के खिलाफ सुरक्षा में तैनात से गाली गलौज, धक्का मुक्की और अभद्रता, चोट पहुंचाना और साथ ही पुलिस रस्सी को क्षतिग्रस्त करना, धार्मिक भावना भड़काने सहित अन्य नुकसान पहुंचाने व शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में मुकदमा। साथ ही प्रशासन ने भी शहर में धारा 163 लगा रखी, जिसे पहले 144 कहा जाता था, वो धारा अब 163 हो चुके, तो धारा 163 लगाई हुई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में एक मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने महारैली निकाली थी और रैली में अब जब जो संवेदनशील परिस्थिति बनती दिखाई दी, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय नजर आया और प्रशासन ने रूट और समय दोनों निर्धारित किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने तय रूट के बजाय दूसरे मार्ग से जाने लगे। इसीलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों झड़प भी देखने को मिली है, नोकझोंक भी हुई। इस दौरान किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुल 8 पुलिसकर्मी को चोटें हैं। सनातन हमारे संवाददाता हरीश कनेडा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए लगातार। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस के यहाँ पर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या तनावपूर्ण स्थिति अभी भी हरीश इस पूरे क्या? और देखिए बसंत, जिस तरह से जो मामला उठा था, इस बात को लेकर उठा था, क्योंकि जो यहाँ पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, उसको लेकर के का बहिष्कार यहाँ पर किया जा रहा था, मस्जिद हटाओ का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा था। तो उसको लेकर के एक रैली आयोजन किया जाना था, जिसमें रैली को लेकर के पुलिस और प्रशासन से जो अनुमति को दिया गया था। हालांकि जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो उस रूट से न होकर रूट से गए, जबकि पुलिस के बीच बचाव में पुलिस ने उनको रोका था। उसके बाद उन पर पथराव, पुलिस की टीम पर पथराव किया जाता है और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज यहाँ पर की जाती है। तो उसके बाद जो मामला है वो बढ़ गया। तो उसको लेकर के लगातार आप पुलिस कहीं न कहीं तमाम क्षेत्र में धारा जो 44 थी, जो पहले 44 थी, अब 63 थी, तो इस तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि किसी भी हाल में जो दंगा है वो भड़के ना,
और ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसको लेकर के लगातार जो एसपी उत्तरकाशी की तरफ से अपील लोगों से की जा रही है। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो इस समय हद तक जो माहौल है वो शांत हो चुका है। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल ज्यादा संवेदनशील परिस्थिति आने वाले समय में देखने को ना मिले, क्योंकि जब इस तरीके के वाक्य पेश आते हैं तो हरीश ये देखने को मिलता है रुक रुक कर जो विवाद होने की संभावना बनी रहती है। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम अभी फिलहाल किए गए पुलिस प्रशासन? देखिए, पुलिस की तरफ से यहाँ पर अतिरिक्त जो टीम है उसका चयन किया, की डिमांड यहाँ पर की गई थी और उसके बाद पीएससी और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मांग यहाँ पर की गई थी और कई जगहों पर जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची भी है। हालांकि जो मामला है वो काफी हद तक अब कंट्रोल में है और अभी की अगर बात करें तो अभी भी जो कहीं न कहीं जो मामला जो है वो बढ़े ना और दंगा ना हो सके, इसको लेकर के लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। चप्पे-चप्पे पे पुलिस नजर अपनी बनाई हुई है और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। यही नहीं बल्कि ड्रोन कैमरे की से भी नजर रखी जा रही है कि किसी भी हाल में जो यहाँ पर जो दंगा है वो भड़के। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार जेल से फरार कैदी गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा में भेष बदल कर ये आरोपी रह रहा था। दूसरा कैदी पंकज अभी फरार है, तलाश उसके लगातार जारी है। बीते 11 अक्टूबर की रात को ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। आखिरकार हरिद्वार जिला जेल से फरार एक बेचारा रामकुमार को पुलिस ने दबोच लिया। तो जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने आरोपी रामकुमार को हरियाणा के यमुनानगर में चाकू के साथ घूमते हुए गिरफ्तार किया है। कैदी के गिरफ्तार होने की सूचना मिलने पर सिडकुल पुलिस जगाधरी के लिए रवाना हो गई है। तो वहीं दूसरे अब सजायाफ्ता कैदी प्रवीण वाल्मीकि गैंग के शूटर पंकज को दबोचने में हरिद्वार पुलिस अभी भी पैर लगातार चलाती नजर आ रही है। एक बड़ी खबर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही नरेश शर्मा ने इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भ्रष्टाचारी बताया था। केजरीवाल उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हुए और साथ ही साथ देश विरोधी गतिविधियों का सबक मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश शर्मा 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का टिकट उन्होंने हासिल किया। उसके बाद वो चुनाव भी लड़े थे। मैंने 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं उसके आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसमें 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए। जहां एक तरफ डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अब मंगलोर के ठस्का गांव में डेंगू के कारण ग्रामीण अब बुखार से पीड़ित हैं। तो वहीं अब डेंगू के कहर की सूचना पर ठस्का गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के मॉनिटरिंग की है, ग्रामीणों के सैंपल्स लिए हैं और साथ ही जिसमें से 2 दर्जन के करीब ग्रामीण डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम प्रधान की तरफ से गाँव में साफ सफाई नहीं करवाई जाती, जिसके कारण गाँव की नालियां लगातार पानी से भरी रहती हैं। अब ऐसे में अब इसकी सफाई के कारण डेंगू का जो प्रभाव है वो बढ़ चुका है, जिससे लोगों को बुखार आ रहा है। इस कारण लोग बेहद परेशान हैं। कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ से, तो खाड़ जो के तू भरे पड़े गंदगियों में, जो निकासी होगा कि वो सारा हटा पड़ा है और सारे में मच्छर और सच्छर और हर घर में कोई ना कोई बीमार है आज, और घर में बाजो घर में सारे ही बीमार है। पीड़ित है, साफ सफाई की व्यवस्था है नहीं। आज शुरू करी प्रधान जी ने व्यवस्था, उनसे शुरू करवाई। आज ढोल लगे पड़े, आपको मैं मोहल्ला दिखाई दूँगा या दिखाई दूँगा, इतनी घड़ी दिखाई दूँगा। व्यवस्था इससे तो होगी खराब। 6 महीने तो कोई साफ सफाई नहीं हुई। हमारे यहाँ जो
ठसका गांव में कैंप की सूचना आशा कार्यकर्तियों द्वारा दी गई थी, जिसमें भी हमने 19 तारीख को और 22 तारीख को 2 कैंप लगाए थे, जिसमें 161 मरीज आए, जिनमें से 22 मरीज पॉजिटिव आए हैं। तो आज हमने तीसरा कैंप भी यहाँ लगा रखा है और मरीजों को ये सलाह दी जा रही है कि अपने घर के आसपास पानी न जमने दें और अगर कहीं भी की संभावना लगती है तो उस पानी को नष्ट करें तथा कहीं लार्वा डेवलप हो रहा है तो उसको भी नष्ट करना सुनिश्चित करें। हमारे यहाँ जो कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में ऊर्जा निगम की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें कि ऊर्जा निगम ने बिजली घरों के 11 केबी फीडर पर अब स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसके बाद DTR पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और साथ ही साथ उपभोक्ता के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। सर्वे का कार्य सुचारू है और उपभोक्ता के यहां पर स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिलिंग से संबंधित जो समस्या है उससे राहत देखने को मिलेगी। तकरीबन ऊर्जा विभाग की तरफ से रामनगर डिवीजन के अंतर्गत जल्द ही 50,000 उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट मीटर। दीपावली के पावन त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बाजारों में मिलावट की आशंका लगातार बनी हुई है, जिसे देखते हुए इसे रोकने के लिए विभाग की तरफ से लगातार सैंपलिंग और छापेमारी भी की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार का दौरा किया और साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखें ताकि त्योहार के दौरान मिलावट देखने को न मिले, मिलावटी मिठाइयों का बाजार में प्रवेश न हो और साथ ही साथ लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि हर दुकान से अधिक सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सके। मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती। आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत संवेदनशील हैं। पिछले साल हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हम विशेष अभियान हमने चलाया, जब हम देख रहे जन्माष्टमी पर विशेष अभियान चला, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान चला, अभी नवरात्र चला, अभी दिवाली पर विशेष अभियान चला। तो जितनी ज़्यादा हम सैम्पलिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा हमें अनसेफ प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो इसका दोनों ही तरफ से हम देख सकते हैं। आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि दिवाली के बाद भी यातायात प्लान लागू रहेगा। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने यातायात प्लान की पूरी तरह से लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो वहीं अब ऐसे में इसके लिए यातायात पुलिस के साथ ही अब थाना कोतवाली की भी पुलिस को मुस्तैदी बरतने की हिदायत दे दी गई है। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर क्षेत्र के प्रमुख बाजार से लेकर तिराहे चौक पर अब पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बात यहां पर अगर एसएसपी की तो हरिद्वार एसएसपी ने यह बताया है कि यातायात प्लान 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। बताया यह जा रहा है कि इससे जगजीतपुर चौकी तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे, यानी कि एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से हरिलोक तिराहा, जटवाड़ा पुल से लेकर सेक्टर 2 भेल बैरियर तक भी ये व्यवस्था इसी तरह से लागू रहेगी। आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनज़र हरिद्वार पुलिस के द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक ट्रैफिक प्लान लगा गया है, जिसमें जो नए पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। साथ में जहां तक जो गाड़ियों के एक्सेस है उसको निर्धारित किया गया, वन वे सिस्टम लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हरिद्वार के वासी हैं या बाहर के जो गाड़ियों यहाँ आएंगे वो उस ट्रैफिक प्लान को एक बार जरूर देख लें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको असुविधा ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसको हरिद्वार पुलिस इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का जो भीड़ का दबाव है उसको नियंत्रित करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान है उसको आप प्रॉपर सभी लोग उसको फॉलो करने के लिए हमारा सहयोग करें।